राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनपाल और दूसरे का नाम था सरजू। एक बार सरजू नौकरी की खोज में निकला। घूमते घूमते वे शहर जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ को नौकर की आवश्यकता थी। सेठ ने कहा, नौकरी पर तो मैं रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है हुजूर? सरजू ने पूछा। यदि नौकरी छोड़कर भागे तो नाक कान कटवाने पड़ेंगे और साल भर का वेतन भी देना होगा। सरजू ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। सेठ बहुत चालाक था। वह जानबूझकर नौकरों से इतना काम लेता था कि वे नौकरी छोड़कर भाग जाते थे और साथ में रुपए भी देते थे। सेठ नौकरों को खाने के लिए एक मुट्ठी चावल और आधी कटोरी दाल ही देता और बदले में काम इतना सारा लेता था। बेचारा सरजू भी उसके जाल में फंस गया। सरजू भूख और प्यास के कारण सूखकर कांटा हो गया। कुछ ही दिन में सेठ ने सरजू की नाक में दम कर दिया। सरजू ने सोचा, नाक कान कटे तो कटे, पर जान तो बचेगी। सेठ ने उससे नगद रुपया लिया, नाक कान काटे और नौकरी से छुट्टी दे दी। सरजू लौटकर गांव पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर धनपाल बहुत दुखी हुआ। सरजू ने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। धनपाल ने कहा, भैया, मैं आपके अपमान का बदला लूंगा, साथ ही सेठ को ऐसा सबक भी सिखाऊंगा कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। धनपाल सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ने अपनी शर्त दोहरा दी। धनपाल ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। यदि आपने मुझे नौकरी से निकाला तो मैं आपके नाक कान काट लूंगा, साथ में ही 2 साल का वेतन भी देना होगा। सेठ ने मन ही मन पूछा, वह भला नौकर को क्यों निकालेगा? नौकर तो खुद परेशान होकर स्वयं ही भाग जाएगा। उसने भी हामी भर दी। धनपाल चतुर था। उसने सेठ को सताने की पूरी योजना बना ली। अगले दिन सेठ ने धनपाल से कहा, जाओ तालाब के पास वाली मिट्टी खोद कर लाओ। धनपाल मिट्टी का टोकरा भर लाया। उसने सेठानी से पूछा, इसे कहाँ रखूं? सेठानी किसी काम में व्यस्त थी, सो चिढ़कर बोली, मेरे सिर पर रख दो। धनपाल ने मिट्टी का टोकरा उसके ऊपर उलट दिया। सेठानी मिट्टी से लथपथ हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने सेठ से कहा, इस नौकर को नौकरी से निकाल दो, यह बेवकूफ है। सेठ क्या जवाब देता? यदि सरजू को निकालता तो नाक कान कटवानी पड़ेंगी। उसने धनपाल से कहा, हल लेकर खेत पर चले जाओ, दोपहर तक पूरे खेत की जुताई कर देना। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और शिकार भी ले आना। धनपाल हल लेकर खेत पहुंचा और बड़े मजे से एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। दोपहर को उसने उस हल को तोड़कर लकड़ी बांध ली। घर पहुंचा तो सेठानी ने कहा, सेठ जी ने कहा है, रोटी तभी खाने को मिलेगी जब उसे बिना आकार खराब किए खाना होगा, और दही भी हांडी का ढक्कन हटाए बिना ही खानी होगी, वरना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। उन लोगों ने सोचा था कि धनपाल भूखा प्यासा मर जाएगा, पर वह तो बड़ा सियाना था। उसने रोटी को बीच में से खाकर गोल घेरे को छोड़ दिया, सो रोटी का आकार नहीं बिगड़ा। दही भी हांडी में सुराख करके सारा दही पी गया। ढक्कन भी नहीं हटाया, हाथ भी नहीं लगाया। शाम को सेठ ने आकर सारी बात सुनी। अपने हल की हालत देखकर तो उसने सिर ही पीट लिया। सेठ समझ गया, इस बार उसका पाला किसी सयाने और चतुर आदमी से पड़ा है। कुछ दिनों बाद सेठ जी को ससुराल से बुलावा आया। वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। धनपाल को उसने अपने साथ लिया और सेठ खुद तो घोड़े पर सवार होकर चलने लगा और धनपाल से पैदल चलने के लिए कहा। चलते चलते शाम हो गई। सेठ आराम करने लगा। धनपाल को उसने घोड़े की रखवाली के लिए बिठा दिया। कुछ ही देर में वहां से कुछ व्यापारी निकले। धनपाल ने घोड़ा उनको बेच दिया और उसकी पूंछ का टुकड़ा काट कर रख दिया। जब सेठ सोकर उठा तो धनपाल बोला, सेठ जी, घोड़े को चूहे बिल में ले गए, मैंने उसकी दुम पकड़ रखी है, आओ मिलकर खींचते हैं। धनपाल ने दुम को चूहे के बिल से अड़ा रखा था। अब सेठ आया। सेठ ने जैसे ही दुम खींची, वह धड़ाम से पीछे जाकर गिरा। वह जान गया इसमें धनपाल की ही कोई चाल है, लेकिन वह कुछ न कर सका। सेठ ने अगले शहर में जाकर दूसरा घोड़ा खरीदा और यात्रा आरंभ कर दी। अगली रात वे लोग एक सराय में रुके। सेठ ने आदेश दिया, आज रात सोना नहीं, घोड़े की मालिश करना, यह सफेद घोड़ा अच्छी नस्ल का है। धनपाल रातों रात एक खरगोश खरीद लाया। उसने सेठ का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया। अगली सुबह वह बोला, सेठ जी, घोड़ा आगे चलने के लिए तैयार है। सेठ जी ने घोड़े की जगह खरगोश को देखा।
बोला, मेरा घोड़ा कहाँ गया? यही तो है, धनपाल ने कहा। पर यह तो खरगोश है, सेठ ने नाराज होते हुए कहा। धनपाल बोला, हुजूर, सारी रात मालिश करते करते घोड़ा घिसकर इतना ही रह गया। देखो, मैंने कान पर मालिश नहीं की, कान कितने खूबसूरत और खड़े हैं। फिर सेठ हताश हो गया और सोचा, रात में इसे छोड़कर निकल जाऊंगा, इससे पाला छूटे मेरा। धनपाल समझ गया कि सेठ अब उससे छुटकारा पाना चाह रहा है। रात हुई, धनपाल उसके सामान के बक्से में छुप गया और सारी मिठाइयां खा गया। अब आगे जाने पर भोजन के लिए जैसे ही सेठ ने बक्सा खोला, उसमें धनपाल था और वो सारे भोजन को चट कर चुका था। अब सेठ को भूख सता रही थी। सेठ ने तो सोचा कि तू रात को ही निकल ले और इसको सोता हुआ छोड़ दे। वो तो पहले से ही उसके बक्से में बैठा हुआ था और उसका सारा खाना खा गया। अब सेठ ने मन ही मन सोचा, कोई नई तरकीब लगानी होगी। उसने धनपाल को अपने ससुराल भेज दिया कि वो जाकर हमारे आने की खबर दे दे और भोजन की व्यवस्था करवाए, क्योंकि सेठ को बहुत भूख लग रही थी। धनपाल ससुराल पहुंच गया सेठ की और जाकर उनको खबर दे दी। जब सेठ अपने ससुराल पहुंचा तो किसी ने ना तो उसको पानी का पूछा, ना खाने का पूछा, पर धनपाल की बड़ी खातिरदारी हो रही थी। सब खातिरदारी में लगे हुए थे। सेठ ने धनपाल से कहा, क्या खबर की तूने? वही जो आपने कहा कि आपका 5 दिन का निर्जला व्रत है और सेठानी ने कहा है कि ये जबरन खाना पानी मांगे तो इनको ना दिया जाए। सेठ यह सुनकर अपना माथा पीट लेता है और बोलता है, ये मेरी जान लेकर मानेगा। अब सेठ धनपाल से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। इधर उसे भूखे प्यासे ही सोना पड़ा, उधर धनपाल मस्त खा पी कर सो गया। रात में सेठ को बहुत जोरों की दृढ़ शंका लगी। सेठ ने धनपाल को जगाया और बोला, चलो मेरे साथ खेतों की तरफ, मुझे फारिग होना है। धनपाल ने पास रखे घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस घड़े में फारिग हो लो, बाद में मैं इस घड़े को ठिकाने लगा दूंगा। अब सेठ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन धनपाल ने सेठ को घड़े में फारिग होने के लिए मना लिया। सेठ उस घड़े में फारिग होकर धनपाल को कहा, इसे दूर फेंक कर आओ। धनपाल ने जमाई लेते हुए कहा, अभी रात बहुत है, सो जाओ, सवेरा होने से पहले मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। थोड़ी देर बाद जब सुबह होने लगी, सेठ ने धनपाल को उठाया और बोला, देख सुबह होने वाली है, अब जा इस घड़े को ठिकाने लगा दे। धनपाल बोला, अभी बहुत रात है, थोड़ा और सो लूं मालिक, सुबह उठकर मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। सेठ ने सोचा, सुबह होने को है, लोग आकर ये देखेंगे तो बहुत बदनामी होगी। उजाला होने से पहले इसको मैं ही ठिकाने लगा देता हूँ। अगर मैं धनपाल के चक्कर में रहा तो यह तो मुझे फंसवा ही देगा। सेठ उठा और कंबल में खुद को लपेटकर घड़े को उठाया और सर पे रख के उसे खेतों की तरफ ले जाने लगा। धनपाल इसी ताक में बैठा था। उसने एक लाठी उठाया और चोर चोर चिल्लाने लगा और सेठ के पीछे दौड़ पड़ा। अब चोर चोर का शोर सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ गांव वाले भी चोर समझकर सेठ के पीछा करने लगे। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बदनामी के डर से बचने के लिए वह जोर लगाकर भागने लगा। धनपाल ने आगे बढ़कर उस घड़े पर लाठी से प्रहार कर दिया। घड़ा फूट गया और सेठ जी की गंदगी सेठ जी पर ही ओतप्रोत हो गई। इतने में गांव वाले और ससुराल वाले सारे मिलकर उसके पास पहुंचे और दे दनादन डंडे बरसाना शुरू कर दिया। सेठ शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस डंडे खाए जा रहा था। धनपाल सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब ठुकाई पिटाई से गांव वाले थक गए तो उन्होंने चोर को कंबल हटाने को कहा। सेठ ने डरते डरते कंबल हटाया। उसकी हालत देख गांव वाले ठाके मारकर हंसने लगे। ससुराल वाले भी खूब जोर जोर से हंस रहे थे और सेठ की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। सेठ अपना आपा खो बैठा। वह जोर से चिल्लाया, निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, 2 साल का वेतन और अपनी नाक कान काट कर दीजिए। धनपाल बोला। अब सेठ धनपाल की हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने उसे 2 साल का वेतन और नाक कान के बदले बहुत सारा धन देकर अपनी जान बचाई और उसने वादा किया कि अब वह किसी को भी नहीं सताएगा। धनपाल सारा धन लेकर गांव लौट आया और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, धनपाल ने अपने भाई की बेइज्जती का बदला भी लिया और सेठ से बहुत सारा धन भी ऐंठ लिया। चालाकी और सूझबूझ से इंसान बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। हमें किसी भी परेशानी में अपना संयम नहीं खोना चाहिए, बल्कि हिम्मत करके उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।
कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी अब आप सबसे लेती हूँ विदा। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।